हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। तो हम एम ई एस 11 12 13 के फर्स्ट ब्लॉक कवर कर चुके हैं। एम ई एस 14 का फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज हम एम ई एस 14 का सेकेंड यूनिट देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस यूनिट में हम एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी के बारे में जानेंगे। और सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इसका रोल और फंक्शन क्या है। फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टाइप्स, एजुकेशन के साथ कैसा रिलेशन है। फिर सोशल मोबिलिटी के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी रिजिड होता है। ठीक है, जिसमें सोसाइटी में किसी भी पर्सन की पोजीशन अक्सर उसके एंसेस्टर्स के ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल अपने फैमिली मेम्बर्स से वैल्यूज़, एम्बिशंस, मेहनत करने की हैबिट और सक्सेस पाने की जो डिज़ायर है, ये सब सीखता है ना। तो फैमिली अपने स्टेटस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है, और उसने अपने बच्चों को भी ये चीज़ें पास कर रखी होती है। ठीक है, तो बच्चे बचपन से ही जो चीज़ें देखते आते हैं वही चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो अपने इस चीज़ में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सोसाइटी में हर सोसाइटी में लोग ऊपर उठना चाहते हैं, है ना। तो लेकिन बट उसमें क्या होता है कि सिर्फ वही लोग सक्सेस होते हैं उसमें जिनके पास स्ट्रॉन्ग ड्राइव होता है। स्ट्रॉन्ग ड्राइव मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर उठना जनरली एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी के थ्रू होता है। तो जिनके पास वेल्थ नहीं होती है वो अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, आजकल का यही सिनेरियो चल रहा है, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है वो उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ले पाता है ना। तो जिनके पास अच्छी एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है और वो ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन मुश्किल से। अगर उनके पास वेल्थ कम हो तो बहुत ही ज़्यादा उनको मुश्किलें उसमें आ जाती है ना। तो जिनके पास एजुकेशन, मोटिवेशन और थोड़ी सी वेल्थ भी होती है तो वो ज़्यादा जल्दी और आसानी से थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं सोसाइटी में, है ना। तो अगर कोई भी पर्सन जो है ये डिसएडवांटेज पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसके लिए ऊपर उठना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जितनी ज़्यादा दूरी कवर करनी होती है उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आपने भी नोटिस किया होगा शायद ये बात कि जो जो भी अच्छी जॉब्स होती है उसका जो अक्सर सिर्फ क्वालिफिकेशन पर तो नहीं होता है बल्कि सोशल पोजीशन पर भी डिपेंड करती है ना। तो इस यूनिट में हम इन सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे थ्रू कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी। तो इसमें साथ ही हम कुछ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को भी समझेंगे जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो यूनिट है एजुकेशन के रोल को भी एग्जामाइन करता है। तो इन तीनों एरियाज में एजुकेशन का क्या रोल है हमको वो भी देखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चल सकते हैं। हालांकि जो भी इंट्रोडक्शन में होता है वही चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखा जाता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, यही सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान देने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। फाइन, तो चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है ये सोशलिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को बताने के लिए होता है जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स मिलकर एक पूरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो है सिस्टम का मतलब भी होता है कि काफ़ी सारे पार्ट्स इंटरलिंक्ड है और वो डिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अगर एक पार्ट उसमें से अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम में कुछ ना कुछ तो डिस्टरबेंसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर जो है ये सोशल लिटरेचर सोशोलॉजिकल लिटरेचर का भी एक सेंट्रल पोजीशन में लाई करता है। ठीक है, तो अब सवाल क्या इसमें से बनता है कि ये जो पार्ट्स होते क्या हैं। तो सोशियोलॉजी में पार्ट का मतलब होता है एक सोशल ग्रुप। ठीक है, पार्ट का मतलब क्या होता है, एक सोशल ग्रुप जो कि सोशल रिलेशंस का सेट होता है। ठीक है, एक जो सोशल ग्रुप है ये कैसा भी सोशल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ट्रेड यूनियंस,
ये जो भी सारे चीज़ें हैं इसको हम सोसाइटी मान सकते हैं, एक एक सोसाइटी है, ठीक है। तो एक एक सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में उसका सोशल स्ट्रक्चर होता है और उसके हर एक पार्ट्स भी होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो एक फैमिली है, फैमिली एक सोशल ग्रुप है जो कि ब्लड, डिसेंट या मैरिज के थ्रू कनेक्टेड रिलेशनशिप से मिलकर बनती है ना। तो इसी तरह जैसे कि रिलीजियस, बिजनेस, ये सब कुछ है, वैसे ही फैमिली भी एक सोसाइटी है, एक सोशल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है? देखिए, तो अगर हम सोसाइटी को अलग अलग सोशल ग्रुप्स का कलेक्शन समझे, जैसे कि फैमिली, फिर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और या फिर कोई भी ओकेशनल, ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप मान लीजिए। तो हर ग्रुप में कुछ ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल बिहेवियर पैटर्न होते हैं, ठीक है। हर ग्रुप में मेंबर्स के रोल्स डिफाइंड होते हैं और उनके गोल्स, लाइक जो जो भी डिफाइंड रोल्स होते हैं वो हर एक रोल को वो परफॉर्म करते हैं। तो हर रोल का एक अलग स्टेटस होता है वहाँ पे, ठीक है। हर रोल का एक स्टेटस होता है और वो लोग सारे उसी तरीके से काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सोशल सिस्टम का कई सोशल इंस्टीट्यूशन से लाइक कनेक्शन होता है, ठीक है। कई सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलकर एक सोशल सिस्टम बनता है, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक सोशल सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इसको अगर डिफाइन करें प्रॉपरली तो सोशल स्ट्रक्चर है क्या? ये एक नेटवर्क है सोशल इंस्टीट्यूशन का एंड सोशल रिलेशनशिप्स का, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है रिलेटिवली स्टेबल एंड ऑर्डरली इंटर रिलेशनशिप्स पार्ट्स को, ऐसे सारे पार्ट्स के साथ ये कनेक्टेड होता है, स्टेबल पार्ट्स के साथ ये कनेक्टेड होता है, जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी कई बार ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब ग्रुप्स एंड ग्रुप्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं उनके नॉर्म्स के हिसाब से। और वेरियस टाइप ऑफ रोल्स होता है, कोई कुछ सिस्टम्स लार्जर होते हैं और कुछ सिस्टम विद इन द सब ग्रुप भी होता है। हर एक रोल सिस्टम में एक दूसरे के साथ लोग कनेक्टेड होते हैं और इसका कुछ रेगुलेटिव नॉर्म्स भी होता है जो कि सब ग्रुप्स को हैंडल करता है, गवर्न करता है, ठीक है। इनके कुछ कल्चरल वैल्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये रहा डेफिनेशन एंड मीनिंग सोशल स्ट्रक्चर का। तो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सोशल ग्रुप है, ठीक है। अगर सोशल स्ट्रक्चर पे कुछ कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सोशल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल देंगे फैमिली, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इसके बाद आप लाइक सोशल स्ट्रक्चर का जो भी, लाइक जो सोशल सिस्टम है वो क्या क्या स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है इसमें, ये सब को मेंशन करेंगे। और फिर कंक्लूजन में डिफाइन कर देंगे कि दिस इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रोल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। तो ये जो सोशल ग्रुप है, सोशल सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें एजुकेशन का रोल क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन, तो हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि एजुकेशन इस तरह का एक प्रोसेस है जिसके कि लाइक जिसके थ्रू लोगों को कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है ना। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर भी होते हैं हमारा जिसमें फिट होने के लिए हमको एजुकेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी है, एजुकेशन एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी है, हमने यूनिट 1 में भी देखा है, ठीक है। तो एजुकेशन क्या करता है? बच्चे को फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है, जैसे कि फादर, मदर, ठीक है, लाइक फादर, मदर, टीचर, सिविल सर्वेंट, शॉपकीपर या प्रिस्ट हो, जो भी कुछ हो, ये सारी चीज़ें, लाइक ये सारे रोल्स को प्ले करने में अपनी ज़िंदगी में ये हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोशल इंस्टीट्यूशंस कुछ आप मान सकते हैं, लाइक रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिलियल, एजुकेशनल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के साथ ये कंसर्न होता है। और ये सारे रोल्स हमको, रोल्स के लिए हमको प्रिपेयर करता है, लाइक बच्चों को प्रिपेयर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो बच्चे को एक से ज़्यादा सोशल इंस्टीट्यूशंस का मेंबर बनना होता है ना। तो इसलिए उसको मल्टीपल रोल्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन दो तरह की हो सकती है, जैसे कि इनफॉर्मल हो गया और फॉर्मल हो गया, ठीक है। इनफॉर्मल और फॉर्मल।
तो फॉर्मल स्कूल से, इनफॉर्मल फैमिली और पीर ग्रुप से हो गया, ठीक है। तो स्कूल में बच्चा सीखता है कुछ रूल्स फॉलो करके, डिसिप्लिन फॉलो करता है, इम्पार्शियल रहना सीखता है, डूज एंड डोंट सीखता है ना। साथ ही वो सोसाइटी के काफ़ी सारे नॉर्म्स को भी फॉलो करना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें चेंज करना भी सीखता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बच्चा स्कूल में सीखता है। तो इसमें एजुकेशन का फंक्शन क्या है? इसमें एजुकेशन का क्या फंक्शन हो सकता है? सोशल स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है, कल्चर को ये ट्रांसमिट करता है और डेवलप भी करता है, ठीक है। और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिफाइंग एजेंट भी है, जो कि इंडिविजुअल्स के स्टेटस को इन्फ्लुएंस भी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर की पार्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से रोल एंड फंक्शन है एजुकेशन का सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है। द नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? ये एक हायरार्किकल अरेंजमेंट है ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल का कोई भी टर्म्स ले लो, चाहे इकोनॉमिक वेल्थ ले लो, प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल पावर, प्रेस्टीज, सोशल ऑनर, तो ये सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती है। और इन सब चीज़ों के कारण एक हायरार्किकल अरेंजमेंट बन जाता है ग्रुप ऑफ पीपल का, जिसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रेटा से बनता है, स्ट्रेटा मतलब आप लेवल के तरह ले सकते हैं, हायरार्किकल स्टेजेस होता है, ठीक है। तो ऑल टुगेदरली अगर देखें तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि सोसाइटी का अलग अलग लेयर्स या लेवल्स में डिवीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को हायरार्की में अरेंज किया जाता है। और ये डिवीजन कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है, जैसे कि वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज और ऑनर, ये सारे चीज़ों के ऊपर ये होता है। फाइन। तो द कॉन्सेप्ट इज, जब अर्ली सोसाइटीज हंटिंग और गैदरिंग कर रही थी, ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग पहले करते थे, फिर एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुई, है ना। फिर जब लाइक तब ऑक्यूपेशंस का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। तो जैसे जैसे अलग अलग ऑक्यूपेशंस आए, उन्हें इंपॉर्टेंस के बेसिस पर रैंक किया गया, ठीक है। इस प्रोसेस ने हायरकी को लाइक हायरकी का उसमें बर्थ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हंटिंग हुआ करता था, फिर गैदरिंग, लाइक पहले गैदरिंग गैदरिंग हुआ करता था, फिर हंटिंग हुआ करता था, फिर जाके हमारा जो एग्रीकल्चर आया, और एग्री के तहत ही बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आए, ठीक है। तो ऑक्यूपेशंस के आते आते ही यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे आ गए, स्ट्रेटास डेवलप हो गए, सोशल स्ट्रेटास डेवलप हो गए, ठीक है, सोशल लेवल्स। तो इस तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप हुआ, जहाँ पे कि कुछ लोग ऊपर के लेवल पर और कुछ लोग नीचे के लेवल पर रखे गए, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पितरिम शोरख्यन, अकॉर्डिंग टू हिम, पूरी तरह से इक्वल सोसाइटी का आइडिया एक बिल्कुल मिथ है, ये कहता है। क्योंकि हर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज होती ही हैं, किसी ना किसी तरह से इनइक्वालिटीज होती ही हैं। तो ये कहते हैं कि जो लाइक जो ऐसा सोसाइटी जिसमें सिर्फ इक्वालिटी हो, ये नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमेनन है, जो कि हर सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में हमको मिलता ही है। फाइन। थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हमको समझने के लिए काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे थियरीज दिए हुए हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है ना। तो इसमें हम देखेंगे नेचुरल सुपेरियरिटी थियरी, फंक्शनलिस्ट थियरी, मार्क्सियन क्लास कॉन्फ्लिक्ट थियरी, वेबेरियन मल्टीपल हायरार्कीज थियरी, और नेचुरल ओके या नेचुरल सुपेरियरिटी थियरी, फंक्शनलिस्ट थियरी, मार्क्सियन एंड वेबेरियन, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है नेचुरल सुपेरियरिटी थियरी। तो नेचुरल सुपेरियरिटी थियरी जो है, इसको सोशल डार्विनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म भी कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थियरी भी है। इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने सपोर्ट किया है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सपोर्ट किया है। इसका मेन आइडिया ये है कि कुछ लोग नेचुरली सुपेरियर होते हैं और कुछ लोग इन्फेरियर होते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज़्यादा कैपेबल हैं, इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग होते हैं, वो नेचुरली ऊपर की पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इस थियोरी की क्रिटिसिज्म भी हुई कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस और सोशल इनइक्वालिटीज होता है, ये भी तो मैटर करता है ना। तो हर सोशल इनइक्वालिटी को नेचुरल सुपेरियोरिटी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है,
राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई। तो नेचुरल सुपेरियोरिटी थियरी क्या कहता है, ये मेनली एडवोकेटेड है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, सोशल डार्विनिज्म इसको कहते हैं। और उन्होंने क्या देखा कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक एनवायरनमेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो हैं इनके पास कुछ स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं टू कम्पीट एंड टू राइज इन दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट हो वो अपने स्किल्स और एट्रीब्यूट्स के साथ राइज कर सकते हैं टू द टॉप। और कुछ जो नॉन स्किल्ड पर्सन है वो फेल हो जाता है, लेस कम्पिटिटिव पर्सन फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो सोशल डार्विनिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो थियरी है ये एक लॉ ऑफ नेचर का पार्ट है। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर का पार्ट है। तो ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं सोशल इनइक्वालिटी पे और अराइजिंग आउट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो सोशल इनइक्वालिटी है ये बायोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन के कारण भी सोशल इनइक्वालिटी को पैदा करता है, जिसमें काफ़ी सारे केसेस हम रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल सुपेरियोरिटी शो करते हैं, क्लेम करते हैं ओवर ब्लैक्स। ठीक है, इवन इन टर्म्स ऑफ जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन वी हैव द जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, जो मैन है वो बायोलॉजिकली सुपेरियर होता है वेमेन से, है ना। सो द क्वेश्चन of relationship between the biological based inequality and socially created inequality is difficult to answer। तो यहाँ पे रोज कहते हैं कि बायोलॉजिकली बेस्ड इनइक्वालिटी एक नेचुरल एंड फिजिकल चीज़ है, बिकॉज ये नेचर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ये नेचर ने बस बना दिया जैसे बना दिया। पर जो पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू एज, हेल्थ, बॉडीली स्ट्रेंथ है, क्वालिटीज ऑफ द माइंड है, ये सारी चीज़ें भी नेचुरली एग्जिस्टिंग हो गया है, नेचुरली ये एक स्ट्राटा बना देता है। ठीक है, वहीं पे अगर सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटी की बात करें तो इसमें हमें काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है, डिफरेंट प्रिविलेजेस उसमें देखने को मिलते हैं। मेन जो है ये प्रीजुडिस एंजॉय करते हैं, इनको रिचर, मोर ऑनर्ड एंड मोर पावरफुल माना जाता है, जबकि बायोलॉजिकली बेस्ड इनइक्वालिटीज मेन और वुमेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट सा लगता है यहाँ पे इनइक्वालिटीज रखना। ठीक है, तो इस तरह से यही सारी चीज़ें सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मेजर बेसिस बन जाता है, जहाँ इनइक्वालिटी को प्रमोट करने जैसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गए हमारे फर्स्ट थियरी जो कि नेचुरल सुपेरियोरिटी थियरी है। ठीक है, द नेक्स्ट इज फंक्शनलिस्ट थियरी। तो फंक्शनलिस्ट थियरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या कहता है इन जनरल सेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शनलिस्ट थियरी के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है जिसमें कि हर पार्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है जिससे कि वो परफॉर्म कर सके, फंक्शन कर सके। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सोसाइटी के जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी वैसा ही काम करते हैं। तो सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि हर रोल एफिशिएंटली परफॉर्म करी जाए। ठीक है, तो यहीं पे टालकोट पार्सन कहते हैं कि टालकोट पार्सन के अकॉर्डिंग सोसाइटी में कुछ रोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो रोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए हायर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पे और एक पर्सन आ जाते हैं जिनका नाम है किंग्सले डेविस। तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूरे क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ज़रूरी अकॉर्डिंगली लाइक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को इम्पोर्टेंट पोजीशंस फिल करनी होती है। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करना होता है कि वो इन पोजीशंस को अचीव करें ताकि उनको वो स्टेटस मिल सके, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो पावर मिल सके। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें इसमें आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने एसे में ये सब चीज़ें लिखा था कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये जो चीज़ है जो कि अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू 1945 में पब्लिश हुआ था, ये कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये ज़रूरी होता है क्योंकि नो सोसाइटी इज़ क्लासलेस और अनस्ट्रैटिफाइड, और इसमें डिविजन ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है टू फंक्शन गुड एंड टू सारे पोजीशंस को फिल करना। और काफ़ी सारे पोजीशंस ऐसे होते हैं जो कि पीपल को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे ये नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो डेविस एंड मूरे ये चीज़ इसमें
कहते हैं। ठीक है, अगर सम अप करें तो पार्शंस एंड डेविड एंड मुरे present a view of structured inequality as being necessary to maintain social order, therefore society's survival, and as being based on general agreement among the members of society. ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ऐसा ये कहते हैं। द नेक्स्ट इज मार्क्सियन थियरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मार्क्सियन थियरी क्या कहता है? पहले तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया होगा ऑब्वियसली, है ना? तो इसके लिए इसका नाम मार्क्सियन है। तो इसमें कार्ल मार्क्स ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को इकोनॉमिक बेसिस पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पर एक्सप्लेन किया है, और उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी दो मेन क्लासेस में डिवाइड होती है। ठीक है, मेन क्लासेस में डिवाइड होती है, बर्गसी और प्रोलेटेरिएट। ठीक है, बर्गेसी मतलब जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, और प्रोलेटेरिएट मीन्स जो कि लेबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बर्गेसी यानी कि ऑनर, और प्रोलेटेरिएट मतलब लेबर। ठीक है, तो ये दो क्लासेस में ये डिवाइड करते हैं, ऑनर्स एंड लेबर। तो वर्कर्स प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनके पास कंट्रोल नहीं होता है ना? तो इस वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो मार्क्स ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए इसमें। ठीक है, इन्होंने कहा क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि जब वर्कर्स अपनी कंडीशन को समझते हैं, उसको हम क्लास कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, फिर आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब क्लासेस के बीच में स्ट्रगल होती है, उसको हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी कि जब वर्कर्स सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब आता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, तो यही चीजें था कि रूलिंग क्लास और जो सब्जेक्ट क्लास है, प्रोलेटेरिएट है, इनके बीच में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास कॉन्शियसनेस होता है। क्लास कॉन्शियसनेस रिफर्स टू रिकॉग्निशन बाय अ क्लास। ठीक है, जो कि वर्कर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनके प्रोडक्शन को रिकॉग्नाइज करना, उन वो जानते हैं कि उनका कितना वहाँ पे कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें वो समझते हैं, अवेयरनेस उनको है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका कि टू एस्पेक्ट्स आ जाता है। द अनकॉन्शियस स्ट्रगल बिटवीन द वर्कर एंड द कैपिटलिस्ट फॉर शेयर्स इन द प्रोडक्टिव आउटपुट। और फिर आ जाता है द कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस कौन होते हैं? जो कि डिलिबरेट एंड कलेक्टिव स्ट्रगल करते हैं टू क्लासेस के बीच में। वर्कर्स बिकम अवेयर ऑफ देयर हिस्टोरिक रोल देयर। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट में। क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और रिवॉल्यूशन इस तरह से होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द वेबेरियन थियरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। वेबेरियन थियरी मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेबर, स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन थ्री टाइप्स ऑफ सोशल फॉर्मेशन। ठीक है, तीन तरह का सोशल फॉर्मेशन के ऊपर स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड होता है। एक तो है क्लास, देन स्टेटस, एंड देन पावर और पार्टी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो कि क्लासेस जनरेट करते हैं। पावर डिफरेंसेस होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस करते हैं। फिर प्रेस्टिज डिफरेंसेस होता है जो कि स्टेटस ग्रुप्स में स्टेटस को डेवलप करता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक मार्क्स, वेबर ने भी इसको इकोनॉमिक टर्म में इवेल्युएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासेस है ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि सेम पोजीशन को शेयर करता है इन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, इन मार्केट इकोनॉमी तो वेबर ने चार क्लास ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश किया कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। एक तो है प्रॉपर्टीड अपर क्लास, दूसरा है प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर वर्कर्स, पिटी बॉर्गस, एंड मैनुअल वर्किंग क्लास।
ठीक है, मैनुअल मैनुअल वर्किंग क्लास। तो पहली बात तो है कि क्लास, स्टेटस एंड पावर। ठीक है, ये तीन चीज़ें, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन सोशल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये स्टेटस डेवलप करने में। तो क्लास का मतलब है इकोनॉमिक पोजीशन, स्टेटस का मतलब है सोशल प्रेस्टिज, एंड पावर का मतलब है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे अपर क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये सारे जो क्लासेस हैं ये बन जाता है। तो प्रॉपर्टीड अपर क्लास बनता है, फिर वाइट कॉलर वर्कर्स बनता है, पेटी बॉर्गेसेस, एंड मैनुअल वर्किंग क्लास उसमें स्ट्रेटास बन जाते हैं। ठीक है, तो इस थियरी में मल्टी डिमेंशनल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी। माइकल यंग जो हैं, ये अपने बुक द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी में प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी को डिफाइन किए थे, जो सोशल स्टेटस को अचीव करने के लिए क्या मेरिट चाहिए सोसाइटी में, वो उन लोगों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने टैलेंट को रियलाइज करने का, वो फिर धीरे धीरे अपर स्ट्राटा में पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी बनता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंपली अगर बोले तो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स का स्टेटस जो है उनकी एबिलिटी और परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए, है ना। तो ये कहते हैं ये। और यहाँ बर्थ या फिर फैमिली बैकग्राउंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरिट को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ये है कि सक्सेसफुल लोग जो हैं ये एरोगेंट हो सकते हैं और इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी। तो यहाँ पे यंग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो लाइक प्रिविलेजेस बनता है, सुपेरियरिटी बनता है, और सोशल इन्फेरियर्स एंड सुपेरियर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आता है, इससे क्या हो सकता है कि जो अपर स्ट्रैटम है फ्री फ्रॉम सेल्फ डाउट, मतलब वो अपने आप पे बिल्कुल डाउट ही नहीं करेंगे, और वो लाइक रिस्ट्रेन करेंगे ह्यूमिलिटी को इन्फ्लुएंस करने में। और इनके जो मेंबर्स होंगे वो एरोगेंस भी हो सकते हैं, सेल्फ एश्योरेंस भी दे सकते हैं, और वो लोअर स्टाटा को लोअर स्टाटा की तरफ इनका जो बिहेवियर होगा ये ऑफेंसिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है रूलिंग माइनॉरिटी एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के बीच में। तो ये सारे पिक्चर ड्रीम ऑफ अ फेयर कहते हैं माइकल यंग्स, और जिस सोसाइटी में में प्रोड्यूस अ फार फ्रॉम परफेक्ट सोसाइटी। तो ये एक परफेक्ट सोसाइटी तो बना नहीं सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि स्लेवरी, कैस्ट सिस्टम, फिर सोशल क्लास। ठीक है, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन के बेस पर ये सारे चीज़ें जो भी आता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्लेवरी, जो कि एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो स्लेव के पास कोई भी राइट्स नहीं होते हैं और उसकी फ्रीडम कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू हाउस होल्ड पेट्स है। ठीक है, पेट्स के जैसा है। पेट्स तो फिर भी चलो, मतलब हमको अच्छा लगता है तो हम रखते हैं, स्लेव मतलब वो उनसे काफ़ी सारे काम भी करवाते हैं और बहुत सारा तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो एंशंट ग्रीस में हम मेन सोर्स ऑफ स्लेव्स कंसिस्टेड ऑफ कैप्टिव्स ऑफ वॉर एंड पायरेसी। ठीक है, जो भी सारा वॉर्स एंड पायरेसीज वगैरह होता है, इसके कैप्टिव्स के जैसे स्लेव्स को रखा जाता था। दो द स्लेव स्टेटस कुड बी इनहेरिटेड, तो स्लेव स्टेटस जो है ये इनहेरिटेड होता था, ये परमानेंट नहीं होता था। ठीक है, जो भी पर्सन का स्टेटस है ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ द मिलिट्री कन्फ्लिक्ट बिटवीन किंगडम्स। तो इस तरह से हुआ करता था स्लेव्स का। ठीक है, फिर आता है कैस्ट। तो कैस्ट सिस्टम वेरी क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टेटस बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है, चेंज पॉसिबल इसमें नहीं होता है। तो इसमें एंडोगैमी फॉलो होती है। एंडोगैमी का मतलब क्या है, सेम कैस्ट में शादी करना। ठीक है, सेम कैस्ट में शादी करना, इसको हम एंडोगैमी कहते हैं। कैस्ट सिस्टम में एंडोगैमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इंडिया में कैस्ट सिस्टम हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बेली है 1957 में कहते हैं कि कास्ट इज अ क्लोज्ड ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ
स्ट्रैटिफिकेशन। जबकि दूसरे सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि लिविस कहते हैं कि ये ऑब्जर्व करते हैं कि caste इज एन इंटीग्रेटिंग एंड कोहेसिव फैक्टर इन द विलेज कम्युनिटी एज इट encompasses kinship ties, political and economic relationship। तो एक तरह से लिविस कहते हैं कि विलेज कम्युनिटी में ये कोहेसिव फोर्स की तरह काम करता है ये कास्ट। पर वहीं पे बेली कहते हैं कि ये एक क्लोज्ड ऑर्गेनिक सिस्टम है स्ट्रेटिफिकेशन का। ठीक है। और यहाँ पे लुइस ड्यूमन कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, कास्ट स्टैंड्स फॉर इनइक्वालिटी इन बोथ थियरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटी ही कहलाता है जो भी चाहे हो। ठीक है, बट दिस इनइक्वालिटी इज नॉट अ बाइनरी ऑपोजिट ऑफ इक्वालिटी। तो ये कहते हैं इनका अपना जो वर्क था, होमो हिराकिकस, होमो हायरार्किकस। तो इसमें ये कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्लेस टू हायरार्की है, which forms an important aspect of the structuralist paradigm। तो आइडियोलॉजी refers to the ideas and the norms derived from the Hindu civilization। तो ये हिंदू सिविलाइजेशन में कैस्ट सिस्टम हुआ करता था, ये एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है, इस तरह से कुछ कहते हैं। और हायरार्की इज द डोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर की तरह हायरार्की काम करता है। दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है। फिर आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। इसको रिफ्लेक्ट किया है योगेंद्र सिंह बुक, जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ये इंडिया में जो भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है और चेंजेस हुआ है, इसके बारे में ये लिखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को काउंटर करना, ये कॉन्सेप्ट को इसमें इस्तेमाल ये किए हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोशल क्लास। सोशल क्लास का मतलब क्या है? सोशल क्लास सिस्टम कंपैरेटिवली ओपन होता है, ये क्लोज नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल्स अपने पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। क्लास क्या है? क्लोज्ड है। इसमें हम क्लास लाइक कैस्ट क्या है? क्लोज है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बर्थ से ही डिटरमिन हो जाता है। पर सोशल क्लास इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका बेस होता है इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये सब का जो बेस होता है, इसके चलते हम अपना मोबिलिटी कर सकते हैं और हम अपना क्लास को बदल सकते हैं। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्लेवरी एंड कैस्ट सिस्टम, इसका ये थोड़ा सा ठीक है कि हम एटलीस्ट अपना जो क्लास है उसको बदल तो सकते हैं, है ना। अपना स्ट्रेटम और अपना जो लेवल ऑफ सोसाइटी, ये सारा चीज़ें हम बदल सकते हैं। तो फॉर मेन कैरेक्टरिस्टिक इनकम इनइक्वालिटी, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्लास सिस्टम का। अगर इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा रहा तो आपका जो भी क्लास है वो डाउन रहेगा। ठीक है। अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आपका मतलब अच्छा खासा उसमें मोबिलिटी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे डैनियल रूसेट्स कहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल देते हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं ये, हैज़ कॉन्सेप्चुलाइज्ड द क्लास सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग 5 क्लास मॉडल। ठीक है। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एंड लोअर क्लास। ये ये इस 5 सेपरेटिंग लाइंस में क्लास को ग्रुप करते हैं। ठीक है। फिर आता है एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें क्या रिलेशनशिप है? तो एजुकेशन का रोल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि एजुकेशन क्या करता है? इंडिविजुअल्स को स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करता है, उन्हें जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है, उनका सोशल स्टेटस इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग डरखेम भी कहते हैं कि एजुकेशन सोसाइटी के वैल्यूज और नॉर्म्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। और पार्सन्स कहते हैं 1961 में कि एजुकेशन एक सिलेक्शन मैकेनिज्म है जो कि इंडिविजुअल्स को उनके एबिलिटीज के बेसिस पर डिफरेंट पोजीशंस तक पहुंचाता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे बॉलिस एंड जिंटिस कहते हैं यहाँ पे कि एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को रिप्रोड्यूस करता है। इनके अकॉर्डिंग ये एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये स्ट्रेटास भी बना देता है। ठीक है। तो ये सारे चीज़ें इसमें आ जाते हैं। फिर रेमंड बोर्डन ये क्या कहते हैं कि ये भी कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इसमें प्राइमरीली एक प्रोडक्ट होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, जो कि इसमें आ जाता है इवन इफ देयर वेर नो सब कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन क्लासेस। ठीक है। ये चीज़ें इसमें कहते हैं।
तो काफ़ी सारे इसमें रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज दैट एजुकेशन इज द प्राइमरी जनरेटर ऑफ सोशल मोबिलिटी इन एनी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी का बहुत ज़्यादा लाइक एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि द एजुकेशन इज द मेन कंपोनेंट इन अचीविंग अ स्टेटस इन द सोशल क्लास सिस्टम। वही चीज़ रिपीटेड है कि सोशल क्लास सिस्टम को लाइक अगर आप अपना स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, स्किल्स जो भी नेसेसरीली है वो आपको गेन करनी पड़ेगी, और जिसके हिसाब से कि आप सोशली मोबिलाइज्ड हो सकते हो। ठीक है, फिर आता है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? मूव करना सोसाइटी में, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल या तो स्पैशियल। ठीक है, सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सोसाइटी में इंडिविजुअल्स या ग्रुप का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करना, एक अच्छा पोजीशन पर मूव करना सिंपली। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये एक मूवमेंट है ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर। ठीक है, ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, तो लिप्सेट एंड बेंडिक्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं सोशल मोबिलिटी को कि ये इंडिविजुअल का जो मूवमेंट है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन द सोसाइटी, ये किसी तरह भी हो सकता है, लाइक मूव हो सकता है या फिर डाउन अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है ठीक है, तो थियरीज ऑफ सोशल मोबिलिटी ये भी देख लेते हैं। थिंकर्स एंड थियोरिस्ट जो हैं सोशियोलॉजी के, जैसे कि मार्क्स, डर्कहेम एंड वेबर, ये काफ़ी सारे सोशल मोबिलिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ये लिखते हैं। ठीक है, तो डर्कहेम ने अपनी बुक 1947 ने डिवीजन ऑफ लेबर में ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटीज के बारे में लिखे हैं। कैसा ट्रांजिशन? मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी तक का जो ट्रांजिशन है इसके बारे में वो लिखे हैं, जिसका बेसिक मीनिंग होता है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। जितना भी काम करने के जितना भी वर्कर क्लासेस हैं, लेबर क्लासेस हैं, उनके बीच में जो भी डिवीजन कॉम्प्लेक्स लाइक डिवीजन है वो पहले सिंपल हुआ करता था पर अभी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में ये लिखते हैं। और यहाँ पे ये फंक्शनलिस्ट थियरी के अकॉर्डिंग, लाइक फंक्शनलिस्ट थियरी के बारे में भी लिखा हुआ है कि फंक्शनलिस्ट थियरी के अकॉर्डिंग एजुकेशन सोशल मोबिलिटी का एक मेन टूल माना जाता है। ठीक है, एक मेन टूल माना जाता है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। फाइन, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे, मार्क्स के अकॉर्डिंग मोबिलिटी कभी कभी क्लास यूनिटी को वीक कर देती है। ठीक है, एक क्लास का जो भी यूनिटी है उसको वो वीक कर देती है। और वहीं पे वेबर कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मोबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो काफ़ी सारे इसमें लाइक न्यू मार्क्सिस्ट जो हैं, डेरेन ट्रॉफ, इनके बारे में लिखा गया है और उनके कुछ क्वोट्स लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी का फॉर्म्स क्या क्या है? वर्टिकल मोबिलिटी, ओरिजेंटल मोबिलिटी एंड स्पाशियल मोबिलिटी। ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी दो तरह का होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, और आप कह सकते हैं सोशल सिंकिंग और सोशल क्लाइंबिंग। ठीक है, मतलब अपर पोजीशंस की तरफ जाना सोशल क्लाइंबिंग, और असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब लोअर पोजीशन की तरफ जाना सोशल सिंकिंग कहता है। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं किसी का प्रमोशन हुआ, किसी का डिमोशन हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें वर्टिकल मोबिलिटी कहलाता है। फिर ओरिजेंटल मोबिलिटी क्या है? इसमें पोजीशन चेंज होती है लेकिन लेवल सेम रहता है। ठीक है, लेवल सेम ही रहता है। मान लो कि आप किसी स्कूल में टीचर हो, प्राइवेट स्कूल में टीचर हो, उससे आप किसी दूसरे स्कूल में लाइक ट्रांसफ़र कर लिए खुद को, फिर किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर लिए, तो इससे आपका सैलरी सेम ही है, कुछ बदल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे का तैसा है, आप अपने पोजीशन में भी सेम का सेम है, सिर्फ खाली अपना जो मतलब आपका जो थोड़ा बहुत कुछ फैसिलिटीज होता है वो बदलता है। तो इसको हम वर्टिकल मोबिलिटी तो नहीं कहेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहेंगे। मान लीजिए कि आप जब इस इंस्टीट्यूशन में थे, आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, आपको काफ़ी सारा पावर मिल गया, तो आप वर्टिकल पोजीशन में चल जाते हैं। ठीक है, तब आप बोलेंगे कि वर्टिकल मोबिलिटी उसमें हुआ है। फाइन, फिर आता है स्पाशियल मोबिलिटी। स्पाशियल मोबिलिटी क्या होता है? रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें जनरली हम
ज्योग्राफिकल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आप चले गए, तो उससे हम उसको स्पाशल, स्पाशल मतलब स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस जगह, जगह का शिफ्टिंग हो गया और आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाता है स्पैशियल मोबिलिटी में। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोशल मोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? द सप्लाई ऑफ वैकेंट स्टेटस, इंटरचेंज ऑफ रैंक, मॉडर्न एजुकेशन और माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मोबिलिटी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये कैसे करते हैं अफेक्ट, चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर माने जैसे कि कोई वैकेंट स्टेटस है, नंबर ऑफ स्टेटसेस इन अ गिवन स्ट्रैटम इज नॉट ऑलवेज और इवन यूजुअली कांस्टेंट। कहीं भी जो स्टेटस होता है वो कभी कभी वैकेंट रहता है, जो जिसको फिल करने की लाइक फिल करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द एक्सपेंशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोफेशनल, ऑफिशियल, मार्जिनल, वाइट कॉलर पोजीशंस, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर पोजीशन रिक्वायर अ सर्ज ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, जो भी प्लेसेस ऊपर में खाली होता है, वैकेंट होता है, इनको फिल करने के लिए लोअर स्टाटा से लोग जाते हैं। ठीक है, ओरिजेंटल मोबिलिटी वाले जाते हैं या फिर कह सकते हैं अनस्किल्ड लेबर वाले जाते हैं। ठीक है, तो इनका अपर मोबिलिटी हो जाता है वैकेंट स्टेटस को फिल करने में। ठीक है, जो कि फिर एक डेमोग्राफिक वैक्यूम भी क्रिएट करता है। ठीक है, डेमोग्राफिक वैक्यूम क्लियर करता है, लाइक क्रिएट करता है, जिसको फिल करने के लिए और लोग आते हैं। तो ये सारा चीज़ चलता रहता है। फिर इंटरचेंज ऑफ रैंक, यानी कि कोई एक रैंक में है, उसका ट्रांसफर हो गया किसी और रैंक को, तो जो दूसरा रैंक वाला होगा ये यहाँ पे फिल कर लेगा। ठीक है, तो उसका वहाँ पे मोबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ें मूव अप होता रहता है और इंटरचेंज होता रहता है। इंटरचेंज मोबिलिटी विल बी डिटर्मिन्ड इन अ लार्ज पार्ट by the extent to which a given society gives the number of lower strata which means complete with those who enter social structure in higher level। ठीक है, तो ये हो जाता है इंटरचेंज ऑफ रैंक। फिर आता है यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ये सब कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो मॉडर्न एजुकेशन जो कि न्यू लाइक एजुकेशन जो है काफ़ी सारे न्यू इंसेंटिव्स क्रिएट करता है, मोटिवेशन क्रिएट करता है कोई भी चीज़ इनिशिएट करने के लिए। न्यू आइडियल्स, प्रैक्टिसेस, बिहेवियर पैटर्न आता है, स्टाइल ऑफ लाइफ आता है, हायर कास्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को एम एन श्रीनिवास ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन करते हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो संस्कृताइजेशन क्या प्रोसेस है, ये क्या कहते हैं कि Sanskritization is a process through which the lower caste imitate the tradition and cultural practices of the upper caste। जो भी upper caste के चीज़ें हैं उसको लोअर caste वाले इमिटेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा सा पुश हो सके कि वो हायर स्टेटस तक पहुंच पाए। ठीक है, ये होता है संस्कृताइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है? वेस्टर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न आइडियल्स इन लाइफ। जैसे कि आप वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको एक पुश देता है कि वो वैसा सोशल मोबिलिटी आपका हो सके। ठीक है, स्पेशली अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक पहुँचने का। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें लाइक वैल्यू ओरिएंटेशन, मोटिवेशन, बिहेवियरल पैटर्न, फॉर्मल रिलेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, monetized attitude to social status, western technology is popular among the people। तो ये सारे चीज़ें लोगों के अंदर बहुत सारा पॉपुलर, लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ताकि वो अपने स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकें और माइग्रेशन, लाइक माइग्रेट कर सकें टू लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू गेट द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अर्बन ट्रेड, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस, जॉब्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में ज़्यादातर हम लाइक अर्बन एरियाज में ज़्यादा हम माइग्रेट करते हुए लोगों को देखते हैं। तो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स में काफ़ी लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है और मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं सोशल पोजीशन को इम्प्रूव करने में किसी भी पर्सन का। ठीक है, नॉर्मली अगर कहें तो हायर द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन द ग्रेटर इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जितना आपके पास लाइक जितना आपका अच्छा एजुकेशन होगा उसके हिसाब से आपका इनकम भी अच्छा होगा अपने ऑक्यूपेशन में। तो आपका जो मनी है वो बेस ऑफ लिविंग, एजुकेशन डिसाइड करता है क्वालिटी एंड मोड ऑफ लाइफ एंड लिविंग, सारी चीज़ें ये डिसाइड करता है, मनी डिसाइड करता है। सो एज अ रिजल्ट लॉट्स ऑफ चेंजेस हैव कम इन द लिविंग
अरेंजमेंट्स ऑफ द पीपल इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, मैनर्स ऑफ द पीपल में चेंजेस आए हैं। तो काफ़ी सारा जो है ये सोशल मोबिलिटी का आउटकम है। ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। फिर से वही बात है इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है। इसमें ये यही कहता है कि एजुकेशन जो है ये सोशल मोबिलिटी का एक वेरी पावरफुल टूल है, और ये इंडिविजुअल को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, फिर उनके इनकम को बढ़ाता है, उनका लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, और इंटरजनरेशनल जो मोबिलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि एक फार्मर का जो बच्चा है एजुकेशन के थ्रू ऑफिसर बन जाता है। ठीक है। हम काफ़ी बार देखते हैं कि एक फार्मर का बच्चा जो है वो यूपीएससी क्रैक कर लिया, मतलब आईएएस बन गया, या फिर आईएएस बहुत हाइट पोजीशन है इंडिया में, है ना। तो वहाँ पे पहुंच गया, तो उसका एक ऑल ऑफ ए सडन हम कहेंगे कि उसका जो वर्टिकल मोबिलिटी हो गया, उसके पास पावर्स आ गए, ये सारी चीज़ें हो गया। ठीक है। तो एजुकेशन सोशल मोबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइन। तो इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लिए ऑल टुगेदरली। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में इनइक्वालिटी का एक फॉर्म है। फिर कंप्लीट इक्वालिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन सोशल प्रोसेस का ही रिजल्ट है, और एजुकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन का रिलेशन भी वेरी कॉम्प्लेक्स है। और सोशल मोबिलिटी इंडिविजुअल्स को अपनी पोजीशन चेंज करने का भी मौका देता है। तो ऑल टुगेदरली इतना चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 होता है खत्म, MES 14 का। और द नेक्स्ट विल बी यूनिट 3, और आपका ब्लॉक 1 इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 ही यूनिट है इसमें। ठीक है। तो वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, टेक केयर।